वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। और ये हम एक सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं। ये सब्जेक्ट हम जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि आज आप वर्ल्ड ऑफ एम्बिशंस में एंट्री कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पे कुछ भी पॉसिबल है। अभी तक हम अकाउंट्स में क्या पढ़ते थे? हम अकाउंट्स में पढ़ते थे कि कैसे हम अकाउंट्स कर सकते हैं बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस का। हम लॉ में क्या पढ़ते हैं? हम लॉ में पढ़ते हैं कैसे हम जो लॉज बने हुए हैं उनके अंदर काम कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम एक वेरिएबल को निकालें हैं और वैसे चीज। तो आप अकाउंट्स में क्या पढ़ते हो? अकाउंट्स। लॉ में क्या पढ़ते हो? लॉ। वैसे आप इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। और मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो? मैथ्स। लेकिन बीसीके में आप क्या पढ़ते हो? नहीं, बीसीके में आप बीसीके नहीं पढ़ते हो। बीसीके में आप क्या पढ़ते हो? बीसीके में आप बिजनेस पढ़ते हो, बिजनेस। तो चलो चार्जअप हो जाओ। अब ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको एकदम धाकड़ मजा आने वाला है। ये हम मार्क्स वार्क्स सब छोड़ के, कोई बुक नहीं, बस रियल वर्ल्ड को पढ़ेंगे। तो इसमें तो आपको जो मजा आएगा। आज का बैकग्राउंड भी हमने चेंज कर दिया है ताकि आपको दिखे कि कुछ भी पॉसिबल है। तो ये आपकी आगमन की सूचना है वर्ल्ड ऑफ एम्बिशंस में। तो इस बार तो मतलब ये सब्जेक्ट में आपको बहुत मजा आएगा। आपको कुछ नहीं ये आपको सोचना ही नहीं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड केस स्टडीज हैं या जो सिचुएशंस है बस उनको एनालाइज करने वाले हैं। और क्या मजा आएगा आपको आज। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है। टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन कौन है इंडिया के। देखिए सबसे पहले कौन है? मुकेश भाई, गुज्जू मुकेश भाई, रिलायंस वाले सबसे पहले नंबर में। सर आप ये सब क्यों दिखा रहे हो हमें? आप बीसीके पढ़ा रहे हो, ये सब टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन, ये सब क्या दिखा रहे हो हमें? मैं आपको एक ख्वाब दिखा रहा हूं। यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। बीसीके वही उसी चीज के लिए बना हुआ है ये सब्जेक्ट, ताकि आप जानो ये बिजनेस क्या होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ताकि आप जो बिजनेस पे दिन भर लांछन लगाए लगते हो ना कि बिजनेस बहुत रिस्की है सर, बिजनेस में क्या पता क्या होगा। लेकिन देखो यहाँ पे सारे के सारे बिजनेस वाले हैं और क्या तूफान मचा रखा है पूरी दुनिया में। मुकेश भाई साहब को देख लो। तो बहुत मजा आने वाला है। हम ये लिस्ट एक बार जल्दी से फटाक से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। अंबानी साहब रिचेस्ट पर्सन इंडिया के। रिलायंस इनका भाई कौन था? अनिल अंबानी डुबा बैठा है पूरे के पूरे रिलायंस को। अंबानी के नाम को, अंबानी के खानदान के नाम पे कलंक बन के रह गए अनिल अंबानी। और कौन है? गौतम अदानी पोर्ट्स वाले। ये क्या करते हैं? ये पोर्ट ऑपरेट करते हैं। और हिंदुजा ब्रदर्स इनका वो इंडसइंड बैंक जो है, याद है ना आपको? एक इंडसइंड बैंक है, अशोक लेलैंड, ये सब इन्हीं के हैं। पलौंजी मिस्त्री ये यूरिका फोर्ब्स वाले हैं, यूरिका फोर्ब्स। और फिर शपूर जी पलौंजी कंस्ट्रक्शन इनका ही है। उदय कोटक बैंक ऑफ इंडिया। शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज के हैं ये। राधा कृष्ण दमानी को तो आप कौन नहीं जानता, डी मार्ट के ओनर हैं, या डी मार्ट के ओनर हैं।
गोदरेज फैमिली का तो नाम ही छोड़ दीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनके कितने सारी चीज़ों में वो इतने अच्छे से ऑपरेट करते हैं। लक्ष्मी मित्तल, स्टील मैन ऑफ इंडिया, ये आर्सेलर मित्तल का ओनर है और सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील है। कुमार मंगलम बिरला, ये साहब सीए हैं और हमें बहुत नाज है इन पे, क्योंकि टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में बहुत बहुत कम सीए हैं और इनमें से एक है हमारे कुमार बिरला। आप जानते हैं इनको? कुमार मंगलम बिरला, हिंदाल्को, आदित्य बिरला, कुछ क्लिक कर रहा है? आदित्य बिरला कैपिटल, ग्रासिम, वोडाफोन आइडिया, सबको ये मैनेज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितने महान महान इंसान हैं टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में ऑफ इंडिया। ये तो सिर्फ इंडिया का लिस्ट में दिखा रहा हूं, एनुअली तो और भी बड़े बड़े लोग हैं, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे। तो ये लोग सब ऐसा क्या कर रहे हैं जो यहां पे हम सीए वाले नहीं कर रहे? हमें मतलब ये आप देखो कि मेजर सब एमबीए बने हुए हैं, तो ऐसा हमें क्या बाकी रह गया जो ये लोग कर ले रहे हैं? जो मैं आपको बता रहा था ना कुमार मंगलम बिरला के बारे में, उन्होंने सीए भी किया है और एमबीए भी किया हुआ है। तो सारा क्रेडिट तो एमबीए वाले खा जाते हैं कि सिंस इन्होंने एमबीए किया था तब ये इतने महान आदमी बन गए, तो सारा क्रेडिट तो एमबीए वाले ले जाते हैं। तो बताइए कि हमें ऐसा क्या रह गया था कि हम इन लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं? कोई भी ऐसा सीए इस लिस्ट पे क्यों नहीं आ पा रहा है? तब इंस्टीट्यूट को जब ये बात पता चली, बड़ा दर्द हुआ उसे कि ये ऐसा क्या रह गया था मेरी परवरिश में कि कोई भी सीए इस लिस्ट में नहीं आ पा रहा है। फिर इंस्टीट्यूट ने दिमाग लगाया कि क्या करते हैं, अभी से इन्हें बिजनेस सिखाते हैं। हम इन्हें ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना नहीं सिखा रहे हैं, हम इन्हें अच्छे से स्किल्स नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ से जाएंगे ये इस लिस्ट में आने के लिए? कहाँ से काबिल बनेंगे? हम इन्हें डरपोक बना दे रहे हैं। तभी फिर चालू हुआ एक रिवॉल्यूशन, और ये बीसी के आज आपके सिलेबस में। तो आपको अगर इस लिस्ट में आना है, आपको बीसी के समझना पड़ेगा, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपको इस लिस्ट में एक दिन अपना नाम देखना है। तो चलो, इससे थोड़ा तो आप मोटिवेट हुए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन जो 11 सीए हैं। एक 11 सीए का लिस्ट है जो पूरे इंडिया में मचा रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। देखते हैं इन 11 सीए के बारे में। सबसे पहले हैं कुमार मंगलम बिरला। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही है, लेकिन एमबीए भी किया हुआ है इन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से। आदित्य बिरला कैपिटल मतलब आदित्य बिरला कैपिटल इनका है। उसके बाद में हिंदाल्को इनका है, अल्ट्राटेक सीमेंट्स इन्हीं का है, ग्रासिम शूटिंग्स एंड सर्टिंग्स वो भी इन्हीं का है। तो सीए में ऐसा क्या रह गया कि उन्हें एमबीए करना पड़ा? दीपक पारेख, एचडीएफसी बैंक के हेड हैं ये। नैनालाल किदवानी, ये सब सीए हैं। ये एचएसबीसी बैंक के सेंट्रल मैनेजर हैं और कंट्री हेड हैं। मोतीलाल ओसवाल, इनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, इन्होंने इतना बड़ा ट्रेडिंग फर्म सेटअप कर लिया है। और इनकी तो ये जो माइंड ये गेम्स प्ले करते हैं, और इनका जो माइंड है बहुत 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 स्ट्रांग है। इनके प्रिंसिपल्स बहुत 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 अच्छे हैं। मोतीलाल ओसवाल, ये सब सी हैं। पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्रालय से हेल करते हैं, ये भी सीए हैं। देखिए आप देखिए, अभी
अभी अब मत सोचिए क्यों दिखाया जा रहा है, आप बस देखिए कि कैसे कैसे ये अभी क्या क्या काम कर रहे हैं, हम सीए लोग कहां तक पहुंच गए हैं। तो आपको वही विजन लेके चलना है। टीएन मनोहरन ये सीए को पढ़ाते भी हैं, और सत्यम स्कैंडल जो हुआ था वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग के लिए इनको मतलब इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था। ये पढ़ाते भी हैं टीएन मनोहरन, और बहुत फेमस भी हैं। आदित्य पुरी ये भी एचडीएफसी बैंक के हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एचडीएफसी बैंक के। राकेश झुंझुनवाला, इनको बोला जाता है वॉरेन बफे ऑफ इंडिया। इनके बारे में एक छोटा सा स्टोरी है मेरे पास, आप सुनोगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, ये भी सीए बने, ये इनके मम्मी पापा इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे। तो ये सीए बने और फिर बोले अपने मम्मी पापा से कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना पूरा लाइफ बिताना है, मुझे अपना करियर वहां पे सेटअप करना है। तो इनके पापा ने कहा कि मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूं, ना तू मेरे दोस्तों से 1 रुपया भी ले सकता है। तो अगर तेरे को लगता है कि हाँ तू सेटअप कर सकता है तो खुद से जाके स्टार्ट कर। तो इनके और एक दो भाई थे, कजिन भाई थे, ये उनके ऑफिस में थोड़ा टाइम स्पेंड किया करते थे। वहां पे उनके कजिन के पास एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट को इन्वेस्ट करना था। तो उस क्लाइंट ने, जो इनके कजिन भाई थे ना, उन्हें कहा कि मेरे पास इतने रुपए हैं लेकिन मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन बिना कोई रिस्क लिए। तब राकेश झुंझुनवाला जी वहां पे टपक गए, वो बोले मैं आपके लिए आपको एक गारंटीड रिटर्न देता हूं, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। तो उनके भाई ने पूछा तू ऐसा क्या करेगा कि एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट दे देगा? तो बोला मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। इनको अपने पे इतना ट्रस्ट था कि स्टार्टिंग में जो कुछ अमाउंट था 5-10 लाख करीब, तो स्टार्टिंग में मतलब समझो कोई इंसान पहली बार वो स्टॉक में, तो बहुत पहले से इनको मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन पढ़ते बहुत थे स्टॉक्स के बारे में, अपने मम्मी पापा से बात करते रहते थे क्योंकि इनके मम्मी पापा भी बहुत इंटरेस्टेड रहते थे स्टॉक्स में। लेकिन पहली बार जाके इन्वेस्ट करना, और वो भी और किसी का पैसा, अगर डूब गया तो कहीं से भी लाके उसे देना पड़ेगा। सोचो, ऐसे में इतना गट्स लेके उन्होंने स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। आज तो किन ऊंचाइयों तक पहुंच गया है ये इंसान, और क्या करता है, सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और कुछ नहीं। टीवी मोहनदास पाई इन्फोसिस के सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और मिड डे मील प्रोग्राम भी करते हैं कंडक्ट बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। के रहमान खान पॉलिटिशियन है, जरूर राहुल गांधी के साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कांग्रेस के साथ, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें भी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग चाहिए। एस गुरुमूर्ति, ये क्या करते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, और इनके आर्टिकल्स बहुत बहुत मतलब फेमस हैं। तो सर अब आप बताइए आप हमें ये सब क्यों दिखा रहे थे कि कौन रिचेस्ट पर्सन है और फिर कौन से सीए क्या कर रहे हैं, आप हमें ये सब क्यों दिखा रहे थे? तो मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा था, मैं आप सबको इसलिए दिखा रहा था ताकि आप विजन और गोल्स देखो, आप सपने देखो, आप सपने देखना सीखो कि ऐसा नहीं कि हम एक सेटल्ड लाइफ जीने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। आज आपको बहुत बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स में देने वाला हूँ और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बताने वाला हूँ, कैसे लोगों ने बिजनेस को समझा। उनके पास तो बीसीके भी नहीं था, बीसीके का स्टडी मैट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो क्या करते थे, सीधा सीधा बस जाते थे, मैदान में उतर जाते थे और रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को समझते थे और फिर देखते थे कैसे उन्हें अप्लाई करें रियल वर्ल्ड में। तो हम इन सब से सीखने वाले हैं, हम ये जो सक्सेसफुल लोगों से सीखने वाले हैं। आपको पता है क्या, आप जब भी चेक करोगे
जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब सक्सेसफुल लोग हैं, वो कैसे ना कैसे मिल ही जाते हैं। जैसे आप और मैं मिल गए, है ना। तो जो भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, कैसे भी कैसे कहीं ना कहीं उनमें कनेक्शन होता है या कुछ सिमिलैरिटी होती ही होती है। तो हम भी वो सब सिमिलैरिटीज क्यों नहीं ले सकते अपने में? वो सब अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं, अपना दिमाग हमेशा खुला रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज खोजते रहते हैं, ऐसे रोने नहीं बैठते। तो हम उन सब से सीखने वाले हैं। ये सब्जेक्ट पर्सनली मुझे बहुत अफेक्ट करता है, तो आपको भी ये सब्जेक्ट बहुत 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 मज़ा आएगा। आपको इसमें जो स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज बताई गई हैं, पढ़ के मज़ा आ जाएगा। आप बड़े बड़े सपने देखना सीख जाओगे। कम से कम आप सपने तो देखना सीखोगे कि ये सपने कैसे हो देखने चाहिए, तभी तो उस पर मेहनत करना चालू करोगे। तो आज शुरू करते हैं सपने देखने का सेशन। सर सपने देखना शुरू करते हैं, पहले आप बताइए मुझे कि सीए कोर्स में ये सब क्यों डाला जाता है? तो देखो ऐसा है, हम सीएस पे बार बार ऐसे लगाया जाता है कि आप सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे नहीं होते हैं, आपके बिजनेस स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं, ज्ञान भरपूर होता है, ऐसा हमारे जितना ज्ञान और किसी के पास नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई करना नहीं आएगा तो उस ज्ञान का क्या हम अचार डालेंगे? तो हम इसीलिए ये सब्जेक्ट लाया गया है ताकि हम जानें कि कैसे हम बिजनेस सराउंडिंग्स को समझ सकें और कैसे अपना ज्ञान वहाँ पे लगा सकें। हमारे जितना ज्ञान किसी में भी नहीं है, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए की डिग्री का इतना महत्व है। हमारे जितना ज्ञान किसी में नहीं है, लेकिन बस हम कहाँ लैग कर जाते हैं। ये जो MBA उठ रहे हैं, ये क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि हम उठने दे रहे हैं। हम जो रियल वर्ल्ड में सिचुएशंस को एनालाइज करके उनमें अपना जो ज्ञान है वहाँ पे एक्चुअली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट लाया गया है ताकि हम जाने कि ज्ञान जो हमारे अंदर उछल रहा है उसे कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स आज लेके आया हूँ आपके लिए। चेंज करते हैं और आज सिर्फ कहानी सुनने वाले, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाला। अब कोई किताबी पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली है। आज सिर्फ कहानी सुनेंगे और बहुत बहुत मज़े करेंगे और बड़े बड़े सपने देखने वाले हैं आज हम। तो आप लोग सपने देखने के लिए तैयार हो या नहीं? आज सिर्फ सपने देखेंगे। अभी बुक को अभी सब बंद कर दो, जो सिर्फ स्क्रीन में दिखे वो देखो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो और बस सपने देखो कि मुझे कहां पहुंचना है। आपको सपने देखने के लिए मैं मदद करता हूं। तो पहली कहानी जो आपके पास आ रही है आज की पहली कहानी हमारे लिए कौन सी है? एयरबीएनबी की। आप जानते हो ना एयरबीएनबी क्या है? जानते हो कि नहीं एयरबीएनबी क्या है? चलो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। पहले बताता हूँ एक, उसके बाद में आपको इसकी वेबसाइट भी दिखाता हूँ ये क्या करती है। इसमें समझ लीजिए आपके पास आपका एक 4 बेडरूम का फ्लैट है आपका, समझ लो आपका घर 4 बेडरूम वाला है। अब लेकिन उसमें से सिर्फ 3 रूम ही यूज होते हैं, सिर्फ 3 रूम यूज होते हैं और 1 रूम ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो एयरबीएनबी क्या करती है, उसकी वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, अपने स्पेयर रूम को, ये जो स्पेयर रूम आपके पास पड़ा हुआ है उसको लिस्ट कर सकते हो। तो अगर वहाँ पे कोई भी इंसान आया, समझ लो कोई भी ट्रैवलर है, आप समझ लो दिल्ली में रहते हो या मुंबई में रहते हो, कोई भी इंसान आया मुंबई दिल्ली और वो आपके बगल के लोकेशन में कहीं रुकना चाहता है, तो वो जब एयरबीएनबी की वेबसाइट खोलेगा तब आपका रूम दिखाएगा वहाँ पे। अगर उसको अच्छा लगा आपका रूम तो वो बुक कर देगा आपका रूम कि मुझे यहाँ पे रहना है 1 दिन या 2 दिन या कितने भी दिन, और फिर वो रहेगा वहाँ पे और उससे कुछ पैसे आपको मिलेंगे और थोड़े से पैसे एयरबीएनबी वाला
थोड़े से पैसे एयरबीएनबी वाला ले जाएगा। तो इस मॉडल ऐसा, अब बिजनेस में रिवॉल्यूशन आ गया है। अब बिजनेस वो नहीं रहा साहब कि आप दुकान खोलो बैठो और वहां पे कस्टमर आए आपके पास चल के, ऐसा अब नहीं होता है। कस्टमर को अपने घर पे सामान चाहिए, वो भी सबसे बेस्ट रेट, सबसे बेस्ट क्वालिटी, और सर्विस तो आहा, ऐसी सर्विस हो कि वो रेस्टोरेंट में जाए और वेटर हमेशा उसी के लिए खड़ा रहे। जब वो बोले वेटर ये लेके आ, वो बोले उससे पहले वेटर वो सामान लेके खड़ा हो वहां पे। ऐसी चाहिए सर्विस लोगों को। तो एयरबीएनबी ने वैसी सर्विस दी, इतने सारे कंट्रीज में काम करता है। अब मैं आपको एयरबीएनबी की स्टोरी बताता हूं, कैसे उन्होंने बिजनेस को समझा और कितनी मुश्किलों में स्टार्टअप को बढ़ाया। आज वो इतने सारे कंट्रीज में ऑपरेट करता है। एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ये। लेकिन कुछ साल पहले जब इसके ओनर्स ने स्टार्ट किया था, जोई और ब्रायन 2 जन थे जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो उनके पास अपने रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। अपना रूम जो रेंट पे ले रखे थे उसके लिए भी पैसे नहीं थे इनके पास। और दोनों ने अपना जॉब छोड़ दिया था। एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर था और एक ऐसा ही कुछ काम करता था। दोनों ने अपना बिजनेस, मतलब अपना जॉब छोड़ दिया था। अच्छा, और एक जन वो पुराना कोई एंटरप्रेन्योर था, लेकिन उसके सारे बिजनेसेस फेल हो रहे थे। तो इनके पास अपने रूम के रेंट जितने पैसे नहीं थे। तब इन्होंने दोनों ने बैठ के दिमाग लगाया कि क्या कर सकते हैं। उसी टाइम सैन फ्रांसिस्को में रहते थे। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन वहाँ के होटल सारे फुल हो गए थे। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हमारे रूम में नीचे बहुत जगह पड़ी है, हम क्या करते हैं, एयर वाला जो गद्दा आता है ना, जिसमें एयर भरने से वो रह जाता है और उसको हवा निकाल दो तो फुस हो जाता है। तो एयर से भर के एक गद्दे नीचे करीब 8-10 गद्दे लगा दिए अपने रूम ने नीचे ग्राउंड पे। एयर बेड और ब्रेकफास्ट, और सुबह का ब्रेकफास्ट सीरियल्स देते थे, कॉर्नफ्लेक्स या सीरियल्स वो देते थे। तो उस टाइम 8 लोगों ने उनकी वेबसाइट पे साइन अप किया था और कुछ कैसे वैसे करके उन्होंने अपना रूम का रेंट दे पाए वो लोग। और ये एक फैक्ट बता दूं, 8 में से पहला जन जिसने किया था वो एक इंडियन था। देख रहे हैं, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है एक यूनिकॉर्न बनाने में। हमने बुक नहीं किया होता तो कहां से वो आज यहां तक पहुंचते। तो यहां से उन्होंने स्टार्ट किया। अब ऐसे उन्होंने बहुत सारी जगह पे कर लिया, बहुत सारी जगह में कर रहे थे, लेकिन उनके खर्चे इतने हो जा रहे थे कि वो जब भी कोई नया रूम लिस्ट होता था या कोई भी बुकिंग हो रही थी, जितने पैसे उन्हें मिलते थे उससे ज़्यादा वो खर्च कर डालते थे उसकी साफ सफाई में, एडवर्टाइजिंग में। तो ये लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे और यहाँ वहाँ से लोन वोन उठा के सब कुछ करके कैसे भी इस बिजनेस को रन कर रहे थे। इतना पैशन था और इन्होंने ऐसा स्ट्रैटेजी सोच लिया था और उन्हें बिजनेस समझ में आ रहा था कि कैसे हम ये मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत बहुत ज़रूरत भी थी, तो कैसे भी ये चला रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे हमेशा कम होते थे। तो इन्होंने और एक बहुत 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 दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, सीरियल्स पैक किए। सुबह का नाश्ता जो होता है ना, सीरियल्स पैक किए डब्बे में। मैं आपको एक 3D डायग्राम बना के दे रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर सको डब्बा। उसमें उस टाइम क्या था, वहां पे ओबामा खड़ा हुआ था इलेक्शन के लिए और एक दिन ओबामा का स्पीच का डे था। तो इन्होंने क्या किया, सीरियल्स के डब्बे जो पैक किए ना, इन्होंने एक स्पेशल एडिशन निकाला, भयंकर दिमाग लगाया था और एक ग्राफिक डिजाइनर को पकड़ा। अब आप सुनो, आप मजा आएगा, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने क्या किया,
उसमें ऐसे डिज़ाइन बनवाया सीरियल्स का और उसे नाम दिया ओबामा ओज। और एक उसके ओबामा के अगेंस्ट जो खड़ा था, उन्हें मतलब नहीं था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अपना बिजनेस के बारे में उन्हें सब कुछ पता था और वो कुछ भी करने को तैयार थे एयरबीएनबी को बचाए रखने के लिए। और इसको नाम दिया कैपेन मैकेन। और साहब क्या बिक्री हुए हैं, डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिला है। और इन्होंने ये बेच के 30,000 पाउंड्स का प्रॉफिट कमाया, वो भी एक ही दिन में 30,000 पाउंड्स का प्रॉफिट। आप समझ रहे हो कहां ये बंदे कुछ भी करने को तैयार थे अपने बिजनेस को बचाए रखने के लिए। उसके बाद इन्होंने वाई कॉम्बिनेटर एक ऐसी संस्था है जो ऐसे स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है और ऐसे बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, और बहुत बहुत बड़ी संस्था है ऐसी। वाई कॉम्बिनेटर आप सर्च करना गूगल में, आप लिख लो कहीं कॉपी में। इसकी कोई बीसीके की कोई बुक नहीं है, हम कॉपी में पढ़ने वाले हैं और नोट्स बनाने वाले हैं। ये सब अपने दिमाग में होने वाला है, आपको विजन करना है। इसमें कोई भी बुक नहीं है, ये बुकिश नॉलेज नहीं है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये पढ़ के बस कुछ भी पढ़ के इसमें क्लियर हो जाऊं, तो साहब आगे चल के बहुत फंसोगे। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कैसे जीवन का विजन सेट करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि रियल वर्ल्ड में कैसी चीजें काम करती हैं। तो इन्होंने वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई किया और वाई कॉम्बिनेटर में सिलेक्ट हो गए, फिर तो आज तक ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। यूनिकॉर्न बन गया है ये एयरबीएनबी। तो ये थी पहली स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी, बिजनेस स्टोरी, कैसे लोगों ने इतना बड़ा इतिहास रच डाला। और कहां से शुरू किया, एक अपने रूम से। एप्पल कहां से स्टार्ट हुई थी, एक गराज से। आज देखो कहां है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको बस बिजनेस को समझना है, कहां पे क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, बस उतना ही। अगर आपको उतना आता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। किस लेवल तक आप जा सकते हो। अब अगली स्टोरी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुन के मजा आएगा। ये बंदा भी वैसा है, वर्जिन एयरलाइंस, रिचर्ड ब्रांसन हैं जो इसके ओनर हैं। मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूं क्या, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन ये है वर्जिन एयरलाइंस। इन्होंने जो बेस्ट मतलब पुराने कितने सारे सालों से जो एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे थे, उनके मुंह से निवाला छीन लिया, और वो भी किसमें, अपने सेकेंड हैंड एयरप्लेन में। ऐसा जो स्ट्रैटेजी इन्होंने अप्लाई किया, मैं आपको बताता हूं ये कैसे स्टार्ट हुआ। आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट कुछ इस तरह हुआ, रिचर्ड को, जो इनके फाउंडर हैं, उनको पुएर्टो रिको से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जाना था, ठीक है। और किस लिए जाना था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो बड़े बड़े बिजनेस बड़े अजीब अजीब रीजन से स्टार्ट हुए थे। इनको किस लिए जाना था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिले नहीं थे, तो बड़े उत्सुक हो रहे थे। और उस दिन की फ्लाइट कैंसिल हो गई। इनको आ गया गुस्सा, गर्लफ्रेंड मुझे प्यार से दूर रखा जा रहा है। इन्होंने क्या किया, कहा मैं एक फ्लाइट चार्टर करना चाहता हूं। तो एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड पकड़ा, पहले कॉस्ट निकाला है कि उस फ्लाइट को चार्टर करने का, मतलब फ्लाइट को बुक करने का, प्राइवेट बुकिंग करने का कितना कॉस्ट है। तो कुछ जो वहां पे अटेंडेंट थी उसने कुछ अमाउंट बताया, उन्होंने कैलकुलेट किया कि अप्रॉक्स कितने लोग मेरे साथ जा सकते हैं। वहां पे करीब 40-50 लोग थे जो उसी रीजन से नहीं जा रहे थे। उन्होंने
उन्होंने कैलकुलेट किया हर एक आदमी का पीछे कितना टिकट प्राइस हो सकता है। उसी तरह एक टिकट प्राइस कैलकुलेट की, एक ब्लैक बोर्ड पे, एयरपोर्ट में ही उनसे एक ब्लैक बोर्ड मांगा, एक ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया $39 वन वे टू ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, और सक्सेसफुल हो गए पहले ही अटेम्प्ट में। तब उनको लगा कि हाँ, ये जो एयरलाइंस इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बड़े खराब ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं। और इन्होंने वहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी खोज ली कि एयरलाइन इंडस्ट्री में जो सब बिजनेस वाले हैं, मतलब जो सब कस्टमर्स हैं, उनको सबसे बेस्ट सर्विस देनी है और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगले ही दिन जैसे ही पहुंचे, गर्लफ्रेंड से मिलना भूल गए, पहले कॉल किया बोइंग को। बोइंग की 747 एयरलाइन आती है ना, एयरप्लेन आती है, बोइंग को तुरंत कॉल किया, फोन उठाया और तुरंत कॉल किया कि आपके पास सेकेंड हैंड बोइंग 747 है क्या। अब बोइंग वाले भी थोड़े कठोर थे, वो पूछते थे पहले आपके एयरलाइंस का नाम बताइए, हम अपना ब्रांड इमेज खराब नहीं करना चाहते। तो उसने कहा मेरे एयरलाइंस का नाम है वर्जिन एयरलाइंस। तो बोइंग वाले ने कहा मेरे पास ही सेकेंड हैंड वाली पड़ी है, आप ले जाओ, लेकिन आपको लगता है कि ये वर्जिन एयरलाइंस नाम की कोई एयरप्लेन पे कोई उड़ने वाला है? उसने कहा हम देखेंगे। और फिर भाई साहब सारी एयरलाइन इंडस्ट्री को तहस महस करके रख दिया है इस वर्जिन एयरलाइंस ने। ऐसी सर्विस दी कि सारे कस्टमर्स सबसे पहले इसके पास जाके बुक करते थे, इसके लॉयल कस्टमर्स बन गए थे। अगर कहीं उड़ना है तो वर्जिन एयरलाइन से उड़ना है। इतने सारे ये जो एड्स रन करता था, कस्टमर सर्विस सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। ये था उसका बिजनेस स्ट्रैटेजी कि कस्टमर को टॉप पे रखना है। और फिर तो भाई साहब सारी एयरलाइन इंडस्ट्री को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन एक इंडस्ट्री वाला था, एक एयरलाइन वाला था जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने क्या किया, उसका नाम था ब्रिटिश एयरवेज। तो उसने क्या किया, आपको दर्द होगा सुन के, लेकिन बिजनेस में सब चलता है। और वर्जिन एयरलाइंस ने भी बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। तो सुनो क्या किया ब्रिटिश एयरवेज ने। ब्रिटिश एयरवेज ने क्या किया, ब्रिटिश एयरवेज ने वर्जिन एयरलाइंस के डेटाबेस को हैक कर लिया, जिसमें सारे कस्टमर्स के डेटा स्टोर होते थे कि किसने कौन से तारीख को कहां से कहां तक का फ्लाइट बुक किया है। ब्रिटिश एयरवेज ने उस डेटा को हैक कर लिया और उसने सबको कॉल किया, कहा वर्जिन एयरलाइंस जिसमें आप जाने वाले हैं, उसने ऐसे पोर्ट्रे किया कि मैं वर्जिन एयरलाइंस से बोल रहा हूँ। वर्जिन एयरलाइंस जिसमें आप ट्रैवल करने वाले थे ना, वो कैंसिल हो गई है, आप रीबुक कर लो ब्रिटिश एयरवेज वाली फ्लाइट में, आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। तो कस्टमर को थोड़ी पता था, उसको लगा वर्जिन एयरलाइंस ने इतनी अच्छी सेवा दी है कि कहीं उसकी फ्लाइट बुक कैंसिल होनी पड़ी तो इसलिए ब्रिटिश एयरवेज में ट्रांसफर कर रहा है। बाद में जब रिचर्ड ब्रांसन को पता चला ये बात, उसने केस फाइल कर दिया कोर्ट में और केस वर्जिन एयरलाइंस जीत भी गए। लेकिन उसने क्या किया, उसने सारे प्रॉफिट्स खुद नहीं रखे, जितने भी लीगल केस में पैसे मिले उसने अपने एम्प्लॉयज में बांट दिया, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज ने बहुत 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 मेहनत की थी। कितनों ने तो सैलरी नहीं ली थी, क्योंकि बीच में इनकी हालत खराब हो गई थी जब यहां से बुकिंग कैंसिल होके ब्रिटिश एयरवेज के पास जाने लग गए थे। तो आप देख रहे हो बिजनेस स्ट्रैटेजी और डेडिकेशन आदमी को कहां से कहां तक ले जा सकता है। आज तो वर्जिन एयरलाइंस बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, बहुत बड़ी कंपनी बन गई है अपने में। इसके तो बहुत सारे अलग अलग सब्सिडरीज भी हैं, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस में है ये। अभी रिसेंटली वर्जिन के क्रूज भी है, आप बुक कर सकते हो क्रूज। यहाँ पे इंडिया में नहीं है, यूके यूरोप वो साइड है।
तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टोरी की तरफ। हमारी थर्ड स्टोरी ये थोड़ी मार्केटिंग स्टोरी है। नहीं, मेरी नहीं है, एडुकुल की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। ये ऐसी स्टोरी है जिसमें एक आदमी ने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट और बहुत बड़ी इंडस्ट्री को बस थोड़े से एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट के फीचर्स से तबाह कर दिया मतलब तहस नहस कर डाला। सर कौन सी है आप बताइए। तो ये आदमी है, ये बंदा है स्टीव जॉब्स। एक सेकंड। तो ये बंदा है स्टीव जॉब्स। आप जानते हो इसको, जो टर्टल नेक वाला इंसान है। आप स्टीव जॉब्स को नहीं देखे हो कभी? देखना पड़ेगा, स्टीव जॉब्स को देखना पड़ेगा। देख रहे हैं साहब इस इंसान को, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स है इनका नाम, एप्पल कंपनी के ओनर, फाउंडर। इन्होंने पूरे मोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला डाला। अगर मैं इनकी बात करते रहूं तो ये तो क्लास खत्म हो जाएगी, फिर भी इनकी कहानी नहीं खत्म होएगी। इन्होंने रिवॉल्यूशन ले आए हैं ये इस आदमी ने, स्टीव जॉब्स। तो इनकी एक छोटी सी झलक मैं बता रहा हूं कि कैसे उन्होंने जो एप्पल आईपॉड से, उससे पहले सोनी के वॉकमैन आते थे, बर्बाद कर डाला वॉकमैन को बस कुछ फीचर्स के वजह से और हल्के से एडवर्टाइजिंग की वजह से पूरा का पूरा वॉकमैन कंपनी बर्बाद हो गया। तो इन्होंने क्या किया, छोटे सा आईपॉड बना दिया जिसमें MP3 म्यूजिक थे और एक आईपॉड में 1000 गाने स्टोर हो सकते थे। वॉकमैन कैसा था, उसमें आपको CD इंसर्ट करनी पड़ती थी और थोड़ा बल्कि था। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा डिवाइस बनाया जिसका खुद का इंटरनल स्टोरेज था और उसमें 1000 गाने आप मैक्सिमम सुन सकते थे, उतना ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। उतना तक तो ठीक था, ये तो रिवॉल्यूशन अपने आप में था, लोग तो इसी में पागल हो गए थे। लेकिन यहाँ पे और एक बड़ा बूस्ट लाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेक किया जब भी कोई गाना सुन रहा होता है तो क्या दिखता है सबको, क्या दिखता है जो सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो सिर्फ ईयरफोन्स दिखते हैं। और सोनी वॉकमैन के ईयरफोन्स ब्लैक कलर के थे और बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, वो ग्लिसन नहीं करते थे, बस एक ब्लैक कलर का एक पतला सा एक मतलब रस्सी जैसा होता था। तो उन्होंने अपना फोकस ईयरफोन बनाने में शिफ्ट कर दिया कि ऐसा ईयरफोन बनाएं कि सामने वाला जब देखे इंसान को गाना सुनते हुए उसके मन में भी आ जाए मैं भी गाना सुनूं। उन्होंने ऐसा किया, उस ईयरफोन को ऐसा डिजाइन किया, उन्होंने वाइट कलर यूज किया, ब्लैक, क्योंकि उस टाइम और भी एग्जिस्ट करते थे और सब ब्लैक यूज करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी कि सब ब्लैक सुन रहे हैं, जब एक वाइट वाला बंदा दिखेगा तो लोग पागल हो जाएंगे, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छा ये तो एप्पल वाला है। तो उन्होंने ऐसा काम किया, ईयरफोन को
ईयरफोन को इतने अच्छे से डिजाइन किया, ईयरफोन को एकदम राउंड शेप का बनाया, और मतलब जो वायर था उसको एकदम राउंड शेप का बनाया, और जो ईयर प्लग्स थे वो भी बहुत सुंदर बनाए, ताकि सामने वाला जब देखे वो उसी में खुश हो जाए। और वाइट कलर यूज किया, और बस इतना सा किया था कि उनका सेल जो इस रेंज में कर रहा था एकदम से बढ़ गया। उन्होंने खुद ने नहीं सोचा होगा कि इतना सेल बढ़ जाएगा सिर्फ इतने से ट्वीकिंग के वजह से, और कुछ ही महीनों में वॉकमैन बंद हो गया। तो आप समझ रहे हो, बिजनेस को बस समझ लेने से इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। आपको बस उतना सोचना है, आपको ऑब्जर्व करना है, बस उतना ही है। लोग अपना पूरा लाइफ वेस्ट कर देते हैं, और क्या बोल के कि हम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम सेफ हैं। आप सेफ नहीं हो, आप वेस्ट हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप समझो चीजों को, आपको बस ऑब्जर्व करना है और खुद को उस मुताबिक ढालना है। ऐसा कुछ लाना है जहां पे लोगों को नेसेसिटी है, बस उतना ही करना है आपको। तो अब आती है और एक स्टोरी। आप, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, मैं बस आपको स्टोरीज सुना सकता हूं, आपको मैं बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर सकता हूं, और अपने आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके होंगे। तो आप टेंशन नहीं लो कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा टेंशन आप छोड़ दो। आप बस अपना ध्यान लगाओ, कैसे उन्होंने क्या क्या सोचा होगा उस टाइम, कैसे स्टीव जॉब्स ने सोचा होगा, अरे यार ये क्या ब्लैक वायर यूज कर रहे हैं, चल व्हाइट वायर यूज करते हैं, बस इतना सोचा होगा। और देखो कहां से कहां पहुंच गया वो बंदा। आज लोग पागल होते हैं, स्टीव जॉब्स उसने क्या किया, उसने बस बिजनेस समझा। आप भी समझो बिजनेस, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात आती है, जो आपका फेमस और आपका फेवरेट सोशल मीडिया चैनल बन गया है। नहीं, मैं फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही व्हाट्सएप, ना और कुछ, ना ट्विटर, ना ये सब, इंस्टाग्राम के फाउंडर्स, उन्होंने क्या सोच के इंस्टाग्राम में फोटो स्क्रॉल करने दिया। उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा क्या करें कि लोग पागल हो जाएं हमारा ऐप यूज करने के लिए, अपने फोटोज डालने के लिए। तो सबसे बेस्ट इनका क्या है मैं बताऊं, फिल्टर्स। ये फिल्टर की स्टोरी भी बताएंगे, कैसे इन्होंने अपने फिल्टर्स बनाए और अपने ऐप में डाला। पहले ये सब कुछ नहीं था, पहले इंस्टाग्राम में फिल्टर्स नहीं थे। पहले इंस्टाग्राम का नाम था बर्बन, BURBN, ये था पहले उसका नाम। और पहले उन्होंने फिल्टर्स कुछ नहीं सोचा था, बस ऐसे ही आप नॉर्मली फोटोज डाल सकते थे। तो पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इंस्टाग्राम के ओनर, वो पहले इंस्टाग्राम फाउंड करने से पहले क्या क्या काम करते थे। तो उनका नाम है कीश सिस्ट्रॉम, KEESH। उन्होंने फ्लोरेंस में फोटोग्राफी पढ़ रहे थे वो लोग। उन्होंने अपने जो कोर्स था प्लस अपना कोर्स तो कर ही रहे थे, ओवर टाइम करके फोटोग्राफी सीखते थे, क्योंकि उनको फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट था। फिर उनको फेसबुक के लिए भी ऑफर आया था, जब मार्क ज़करबर्ग स्टार्ट कर रहे थे फेसबुक, अपने रीसेंट ईयर्स में ही थे। इतना अच्छा काम करता था कीश कि उन्होंने बोला कि कीश तू मेरे साथ आजा, चल फेसबुक को एक अलग लेवल पे लेके चलते हैं। तब उसने मना कर दिया। अब रिसेंटली उसे पूछा गया कि आपको रिग्रेट होता है, आपको क्या रिग्रेट होता है कि मैंने फेसबुक ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने कहा रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम बना डाला है और फेसबुक को खुद मेरे तक चल के आना पड़ा। तो आप जान रहे हो
अब आपको फिल्टर वाली स्टोरी भी बता दें, पहले आप पूरा सुनो तो सही। और मैंने आपको क्या कहा था, जितने भी फेमस बंदे होते हैं वो आपस में मिल चुके होते हैं। ट्विटर के फाउंडर इवान विलियम्स, वो भी इनसे मिले हुए हैं और इन्होंने वहां पे इंटर्नशिप की हुई है। ट्विटर से पहले इवान विलियम्स का स्टार्टअप का नाम था ओडियो, ODEO। इवान विलियम्स के स्टार्टअप का नाम था ओडियो था उनके स्टार्टअप का नाम। वहां पे इन्होंने इंटर्नशिप की हुई है। देख रहे हैं आप कैसे इन्होंने सब मतलब फेमस लोगों से मिल चुके थे ये। अब मैं आपको बताता हूँ फिल्टर स्टोरी, कैसे इनके दिमाग में आया कि फिल्टर्स यूज करें। और मैं बता दूं, ऐसे स्पेशली कोई आके इन्हें बताता नहीं है, या फिर ऐसे स्पेशली दिन भर बैठ के ये लोग सोचते नहीं हैं। रियल वर्ल्ड में ये बस अपना दिमाग हमेशा खुला रखते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए हम उसे ग्रैब्स कर सकें, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखे। तो ये क्या कर रहे थे एक दिन अपने वाइफ के साथ। अब ये फिल्टर स्टोरी, ये आराम से सुनिए आप, बहुत 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 अच्छी है। इस स्टोरी की वजह से इंस्टाग्राम अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, क्योंकि बर्बन उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम अलग ही लेवल तक पहुंच गया। तो क्या थी ये स्टोरी इनकी? तो एक दिन ये अपने वाइफ के साथ बीच पे घूमने गए थे। तो ये फोटोज पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, अपने बर्बन अकाउंट में अपलोड करते। लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, बहुत गंदी फ़ोटोज़ आती है मेरी। तो इनकी वाइफ ने क्या बोला इनको कि आप क्या करो, आप फ़िल्टर्स यूज़ करो। मैं फ़िल्टर्स यूज़ करती हूँ, और भी इतने सारे ऐप्स हैं फ़िल्टर्स वाले, आप फ़िल्टर्स यूज़ करो, है ना। तब इनको क्लिक हुआ कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को चाहिए कि हम जैसे हैं उससे ज़्यादा सुंदर दिखें, हम सुंदर दिखें। सामने वाला जब हमें देखे, हमें बोले कि कितना सुंदर है तू, कितना हैंडसम है तू, है ना। वही तो अपने को चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस। तो इन्होंने इस स्ट्रैटेजी पे काम किया। इन्होंने सबसे पहला फिल्टर इन ऐप बनाया कि आप फोटोज फिल्टर के थ्रू क्लिक कर सकते हो। पहले क्या होता था, आपको फोटो क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद में आप फिल्टर्स अप्लाई करते थे। इन्होंने बनाया कि आप फोटो आप डायरेक्टली क्लिक करो, फिल्टर में ही क्लिक करो और उसे डायरेक्टली अपलोड करो हमारे पोर्टल पे। और फिर उन्होंने नाम दिया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बताऊं कहां से आया? इंस्टेंट प्लस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहां से आया उनका नाम। तो अभी तक हमने क्या किया? हमने देखा, बड़ा सोचा कि कैसे बड़े बड़े लोगों ने बिजनेस में क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है। किन किन के एग्जाम्पल्स हमने लिए? बोलिए बोलिए बोलिए। ये सब आपको सोचना है। किन किन के एग्जाम्पल्स लिए, क्या क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज इन्होंने यूज की थी। पहला एग्जाम्पल हमने लिया था एयरबीएनबी का, है ना। दूसरा किसका लिया था? रिचर्ड ब्रांसन का, वर्जिन एयरलाइंस वाले लिया था ना। तीसरा किसका लिया था? एप्पल आईपॉड का लिया था। फोर्थ किसका लिया था? किसका लिया था फोर्थ अभी रिसेंटली? इंस्टाग्राम। तो हमने चार महारथियों के एग्जाम्पल्स देखे, कैसे इन्होंने सिर्फ बिजनेस को समझ के अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से कहां तक बिजनेस को ले गए। तो यही हमें करना है, बस हमें बड़ा सोचना है, बस उतना ही। अपने आप आपका दिमाग काम करेगा कि कैसे कैसे ये बड़ा अचीव करूं। आप बड़ा सोचोगे नहीं तब तक अचीव करने का कुछ मोटिवेशन ही नहीं आएगा। जब तक बड़ा नहीं सोचोगे मोटिवेशन नहीं आएगा। कुछ बड़ा सोचना है आपको। अब से जब भी आप कुछ भी करो, सोचो मुझे कहां तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि बस इतने से संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं।
नहीं नहीं, उससे नहीं चलेगा, कुछ बड़ा सोचना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मनी के मैटर्स में सोच रहे हो, आपको अपना काम का वर्थ भी देखना है कि मैं ऐसा क्या रिवॉल्यूशन ला सकता हूं, या कैसे सिचुएशन इंप्रूव कर सकता हूं, या कैसे लोगों की और मदद कर सकता हूं, कैसे बहुत सारे लोगों तक बेनिफिट दे सकता हूं। तो ऐसे टर्म्स में बड़ा सोचना है, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं। तो यहां पे 4 एग्जांपल्स हमने क्या लिए, जो स्ट्रैटेजी अप्लाई किए हैं उनके एग्जांपल्स दिए। इन्होंने स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, सिर्फ सोचा नहीं, स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, बिजनेस को समझा और स्ट्रैटेजी अप्लाई किया। अब जो 2 एग्जांपल मैं आपके पास लाने जा रहा हूं, इन्होंने स्ट्रैटेजी अप्लाई तो नहीं की, इन्होंने समझा कि कैसे वो बिजनेस उस स्ट्रैटेजी के ऐड होते ही अलग लेवल तक चला जाएगा। और इस टाइम सबसे ज्यादा कौन बेनिफिट करता है, इन्वेस्टर, जिसने पैसे लगाए हैं उस बिजनेस में। जब वो समझेगा कि मैंने इस लेवल तक उस बिजनेस में पैसे लगाए, समझ लीजिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में कि मैं 1000 रुपए इस बिजनेस में लगा रहा हूं, और वो बिजनेस में काम नहीं करते हैं। बिजनेस जो सब लोग हायर होते हैं या फिर जो लोगों को रखा जाता है कि तुम काम करो मेरे लिए, वो सब काम करते हैं उनके लिए। 1 मिनट। सॉरी। हाँ, तो कहाँ था, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और उसे बढ़ता हुआ देखते हैं, और वो दिन रात नहीं काम करते हैं उस बिजनेस में। जो लोग उस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं वो काम करते हैं दिन रात ताकि इन्वेस्टर का पैसा बढ़ सके। ये काम करते हैं इन्वेस्टर्स। तो वो क्या करते हैं, वो 1000 रुपए लगाते हैं तो चाहते हैं कि वो 5000 10,000 बन जाए। ऐसा सोच के वो बिजनेस में पैसे लगाते हैं। तो उन्हें सबसे ज्यादा डर क्या है कि कहीं वो बिजनेस डूब नहीं जाए। सबसे ज्यादा डर तो इसी बात का रहता है कि कहीं वो बिजनेस बंद नहीं हो जाए, बर्बाद नहीं हो जाए या डूब नहीं जाए। तो वो उनको क्या इंपॉर्टेंस है, उनको समझना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी और कौन सा बिजनेस रिटर्न्स देगा या प्रॉफिट्स कमाएगा। तो ये सब उन्हें सोचना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो मेरे पास हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो मेरे पास हैं, सिर्फ 2 ही लोगों का नाम आया मेरे पास। मतलब और भी बहुत सारे जने, लेकिन 2 बेस्ट एग्जांपल है। एक फॉरेनर है, एक इंडियन है। वॉरेन बफेट और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, राकेश झुनझुनवाला। अच्छा, आपको पता है क्या, ये राकेश झुनझुनवाला जी है ना, ये भी सीए है। मैंने आपको बताया तो था, वहां पे हमने पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था। वो भी सीए हैं। तो देख रहे हैं आप, जो सीए बस समझ जाए कि बिजनेस को क्या चाहिए और उससे अपना ज्ञान वहां पे लगा दे, बस उतना ही चाहिए। हमारे जितना ज्ञान किसी में नहीं है, तो बस हमें उतना ही करना है। इसीलिए ये बीसीके लाया गया है, ताकि आप समझो कि बिजनेस है क्या, वहां पे बिजनेस में कैसे घुसना है। समझे? अब वॉरेन बफेट की भी स्टोरी बहुत बहुत लंबी है, मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, हमारे पास समय कुछ कम है। फिर कोई दिन ये कहानी सुनेंगे। आज थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ। वॉरेन बफेट ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि एक
फर्नीचर स्टोर था, नेब्रास्का फर्नीचर स्टोर उसका नाम था, और उसकी ओनर थी मिसेस बी। आप सर्च कर लेना, आपको भरोसा नहीं होगा तो भी आप सर्च कर लेना, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। नेब्रास्का फर्नीचर स्टोर था, उसकी ओनर थी मिसेस बी। और आपको पता है मिसेस बी कैसी औरत थी? मिसेस बी बहुत बूढ़ी औरत थी, कुछ 90 साल की हो गई थी शायद। उस ईयर 90 साल होने के बाद में भी वो बिजनेस में रोज अपना बिजनेस, मतलब वो फर्नीचर स्टोर को पूरा हैंडल वही करती थी। मिसेस बी ने कैसे स्टार्ट किया बताऊं? वो बहुत पहले अपने, मतलब ये जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, उस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो बहुत उनके हस्बैंड जो थे वो मतलब ओहामा में आए थे, ओहामा में। तो वहाँ पे मिसेस बी भी आना चाहते थे, लेकिन वो कोई दूर कंट्री में रहते थे। तो कैसे तैसे करके शिप में बैठ के, ट्रक में बैठ के, कैसे वैसे करके बहुत महीने बाद वो ओहामा पहुँचे। अब उन्हें पता चला कि बहुत कम पैसे हैं हमारे पास, और उनका एक बच्चा भी होने वाला था। फिर उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि कहाँ पे मेरी एक्सपर्टाइज कुछ काम का आ सकती है। तो उन्होंने चेक किया, फर्नीचर में थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझ सकती हूँ फर्नीचर बिजनेस को। और लोगों के पास इतने अच्छे ऑप्शंस भी नहीं थे उस टाइम, बड़ी दूर से जाके उन्हें लेके आना पड़ता था, और वो भी बड़े कॉस्टली होते थे, और लोगों को समझ नहीं आता था कौन सा ओक है, कौन सा टीक है, या कौन सा क्या है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यही बिजनेस स्टार्ट करूं। उन्होंने क्या किया, रोज जाती थी, दूर, बहुत दूर था, वहां पे जाती थी, कुछ थोड़े बहुत फर्नीचर ले आती थी और बेचती थी। ऐसे करके हाँ लोगों को समझ में आया, पसंद आया, और धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट्स उनके पास बिल्डअप हुआ। फिर उनको लगा अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जहां अपॉर्चुनिटी दिखता है, बिजनेसमैन वहां कभी नहीं रुकता। उसको मजा आता है कि अब अपॉर्चुनिटी दिखा है, अब तो वहां पे स्ट्राइक बैक करना है, वो अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी ओपन जगह थी, एक बहुत ओपन जगह थी, उन्होंने उस जगह को रेंट पे ले लिया और बहुत सारा ढेर सारा फर्नीचर ले आए वहां पे। उस सामने वाले से क्रेडिट पे ले आया कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगी। बहुत सारा फर्नीचर पूरा भर डाला इसको, मतलब ऐसे पूरा भर डाला, और यहाँ पे बस इतना जगह था और आसपास ऐसे आप विजिट कर सको, बस उतना। और आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने में उन्होंने सब कुछ बेच डाला। इतना प्रॉफिट्स हुआ उनको कि उन्होंने जो पिछले 3 से 4 साल जो मेहनत की थी, एक दिन में वो पूरा प्रॉफिट आ गया। समझ रहे हैं आप कैसे स्ट्रैटेजी कंपाउंड होती है, कैसे उनकी स्ट्रैटेजी कंपाउंड होती है। उसके बाद में वो रुकी नहीं, और बड़ी जगह लेती गई, और बड़ी जगह लेती गई। आज तो कितना बड़ा है उनका फर्नीचर स्टोर। और वॉरेन बफे ने पैसे सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि मिसेस बी के पास इतना अच्छा विजन था, इतने अच्छे से वो बिजनेस को समझ सकती थी और अपॉर्चुनिटी समझ के वहां पे अप्लाई कर सकती थी अपने ब्रेन को, स्ट्रैटेजीज को। हमेशा अपना जो दिमाग था वो खुला रखती थी। अब इंडियन पे आ जाए। इन्हें वॉरेन बफे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इनका मिजाज भी कुछ कम नहीं है। इन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, टाइटन कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, कुछ 2-3 रुपए के, बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे। आज मैं आपको दिखाऊं प्राइस कितने हैं, आप देखोगे शॉक हो जाओगे। क्या हो गया इसको? देखोगे आप, थोड़ा आप शॉक हो गए, बहुत शॉक हो गए। थोड़ा क्या, 2-3 रुपए में
2-3 रुपए में उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। लोड हो रहा है, वो भी आपको एक सस्पेंस में रख रहा है। हाँ, देख लो आप क्या प्राइस है आज उसकी। और इस बंदे ने कुछ करोड़ में शेयर खरीदे थे, मतलब कुछ करोड़ शेयर्स खरीदे थे, 1 करोड़ करीब। आप देख लो कितना प्रॉफिट हुआ होगा इसको, 970। बल्कि ये तो फिर भी अभी प्राइस गिर गया था। फिर यहां पे देखो कितना पहुंच गया प्राइस, 1280। आप देख रहे हैं क्या प्रॉफिट्स हुए होंगे इस आदमी को, और महज कुछ 10 साल करीब लग गए थे, लेकिन प्रॉफिट्स क्या हुए हैं उसको आप देख रहे हो। और ये टाइटन कंपनी के शेयर्स इसने क्यों खरीदे? इसको बिजनेस के स्ट्रैटेजीज समझ में आते थे। उसको दिख रहा था कि बिजनेस के जो ओनर्स हैं कैसे कैसे वो अपने स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे हैं। उसको समझ में आ रहा था कि ये बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा स्कोप है ग्रोथ का, इसका मॉडल बहुत अच्छा है, इसके स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे हैं। ये जो बिजनेस के सराउंडिंग्स है, जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, वो समझ के अपना बिजनेस ग्रो कर पा रहा है। तभी उन्होंने ये शेयर्स खरीदे और आज आप सब ने जानते हैं राकेश झुनझुनवाला। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको अगर जीवन में कुछ भी बड़ा करना है, आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस काम कैसे करता है। इस बिजनेस के भरोसे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। समझ रहे हैं आप? इसके भरोसे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। लेकिन सर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सर मैं जॉब करूंगा, मुझे इसकी जरूरत। जॉब करो तो भी आपको जरूरत। सर मैं प्रैक्टिस करूंगा, सीए के प्रैक्टिस करूंगा। सीए लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ऑडिट करते हैं, वो करूं, उसमें तो आपको और ज्यादा जरूरत है। सर मैं बिजनेस कर रहे हो तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपके पास क्या ऑप्शन बनते हैं? सीए बनने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? या तो मैं जॉब करूं, मतलब एम्प्लॉयमेंट में जाऊं, या फिर मैं प्रैक्टिस करूं खुद की, या फिर मैं बिजनेस करूं। बिजनेस में तो आपको बीसी के नाम में ही आ गया, बीसी के तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सर मैं अगर जॉब कर रहा हूं तो भी चाहिए। आप जॉब किसके पास कर रहे हो? जो बिजनेस कर रहा है उसी के पास तो कर रहे हो। अगर वो बंदे को जो बिजनेस कर रहा है, अगर आप उसको अपने स्किल्स से इंप्रेस कर सको, आप उसको बता सको कि कैसे हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं, तभी तो वो आपको जॉब पे रखेगा। नहीं तो क्यों रखेगा आपको जॉब पे? सर मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं। प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप लोगों तक पहुंचोगे कैसे? आप ऑडिट किसका करोगे? बिजनेस वालों का। समझो आप अगर ऑडिट में उसे बताते हो कि आप ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो, और वो अप्लाई करता है और उसका बिजनेस और बढ़ जाता है, आपकी फीस तो बढ़ेगी। वो सबको जाके बोलेगा इसके पास से ऑडिट कराना है और किसी के पास भी नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। आप कुछ भी करो, आपको बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, उसके स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं, सब समझने पड़ेंगे। सर आप ऐसे चिल्लाने क्यों लग जाते? आप ऐसे, आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आज बहुत बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हैं हम जो सुन रहे हैं बहुत मजेदार है। ये स्ट्रैटेजीज वगैरह ये सब बस इन्हीं के बदौलत ये एमबीए वगैरह सब चल रहे हैं। हमारे पास, हम सीए हो गए, हमारे पास इतना ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है, और कोई के पास ये ज्ञान नहीं है। हम बस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, बस उतनी देरी है। एक बार बिजनेस को समझ गए, कोई नहीं टिकेगा अपने सामने, सबको साफ कर सकते हैं, इतनी क्षमता है हमारे में। तो बस आपको अपने अंदर सोया हुआ जो शेर है उसे जगाना पड़ेगा, अपने खून को खौलाना पड़ेगा। तो अब आपके सामने मैं स्टोरीज पेश कर रहा हूं कुछ सीएस का, जिनका खून खौला, जिनके अंदर जो सोया हुआ शेर था वो जागा, और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट कर डाले, जिससे पूरा
सीए फ्रेटर्निटी का नाम रोशन कर दिया। हम सीएस बहुत कम बिजनेस में जाते हैं, लेकिन जो भी जाते हैं और उन्हें बिजनेस समझ में आता है, एक अलग लेवल पे चले जाते हैं भाई साहब। तो उस लेवल पे जाना है अपने को। तो कुछ अजीबोगरीब और बेहतरीन बिजनेस मॉडल्स आपके सामने रख रहा हूं जिन्होंने जो सीएस ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले, आप हंसिएगा मत, बहुत अजीब सा है लेकिन बहुत बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, आप हंसिएगा मत, ठीक है। सर आप खुद, आप सुनो मजा आएगा। चूचू टीवी, जानते हो चूचू टीवी क्या होता है? एक यूट्यूब में चैनल है, बच्चों का चैनल, छोटे बच्चों का, किड्स पोएम और ये सब डालते हैं ये चूचू टीवी। और जानते हो ये कौन बनाता है या फिर इसका ओनर कौन है ये चैनल का? आप सही गेस कर रहे हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप देखोगे चूचू टीवी क्या होता है, दिखाते हैं आपको चूचू टीवी। चूचू टीवी, चूचू टीवी, देख रहे हो? ये खुल क्यों नहीं रहा? ठीक है, आप समझ गए ना? हाँ समझ गए ना आप कि चूचू टीवी क्या कर रहा है। और ये कौन, किसने किया है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। आप बोलोगे सर क्या पढ़ रहा था, कहाँ ये सब पढ़ रहा था, लॉ, टैक्स और अकाउंट्स, और कहाँ ये सब करने लगा? तो यही सबको अप्लाई करना है। आप बस इसी में फंस के मत रह जाना, आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है जाके रियल वर्ल्ड में, तब जाके आप कुछ सक्सेसफुल बन पाओगे, तब कुछ बड़ा कर पाओगे। बड़ा सोचो और कैसे कैसे वो स्किल्स एक्वायर करो और उन्हें जाके इंप्लीमेंट करो रियल वर्ल्ड में। तो अब नेक्स्ट आपके लिए मैं ला रहा हूं विकेड राइड। हा सर ये सब क्या? ये जैसे जूम कार होता है, आपको पता है क्या? आप जैसे कार्स को रेंट पे ले सकते हो, वैसे आप बाइक्स को रेंट पे ले सकते हो। ये है जूम कार ऑफ बाइक्स, और इसे किसने फाउंड किया है? आप सही गेस कर रहे हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, विकेड राइड। और एक है ड्रीम वॉलेट्स। सर ये ड्रीम वॉलेट्स क्या है? तो ये एक प्लेटफॉर्म है, क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, मतलब एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पे समझ लो आप मूवी बनाना चाहते हो, आप एक फिल्म डायरेक्टर हो, आप मूवी बनाना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है। आप क्या करते हो? ड्रीम वॉलेट्स में जाते हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करते हो कि मैं इतने साल से फिल्म डायरेक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ बनाना है, ये मेरी स्टोरी है। और फिर वो ड्रीम वॉलेट्स क्या करता है, उसके जितने भी यूज़र्स हैं ना, मतलब जो सब वो वेबसाइट यूज़ करते हैं, सबको ये दिखाता है, बताता है कि ये जो साहब हैं ये फिल्म डायरेक्टर हैं, ये मूवी बनाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे पैसे नहीं हैं इनके पास, क्या आप इनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? और लोग मदद करते हैं, जैसे फिल्म हो गया, बुक्स पब्लिशिंग हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ड्रीम वॉलेट्स करता है। और इनके वजह से कितने सारे फिल्म डायरेक्टर्स ने अपनी मूवी बनाई है और कितने सारे बुक्स पब्लिश हुई है। तो आप समझ पा रहे हो कि सीए वालों के पास भी बहुत स्कोप है। आपको बस ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज समझनी पड़ेगी कि कैसे ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज मैं समझूं और जाके इन्हें अप्लाई करूं। बस समझने से नहीं होने वाला है। आप जो अकाउंटिंग और सब लॉ वो सब समझ रहे हो, आप उन्हें कैसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते जाओ, ताकि आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज दिखती जाए कि अच्छा ये ऐसा कुछ खराब लग रहा है, चलो इसको ठीक करते हैं, ये ऐसा, चलो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, चलो इंप्रूव करते हैं। आप जब ये सब करने लग जाओगे, आपको सिचुएशन दिखेंगी, आप वहां पे काम करोगे तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो हमें कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि अगर समझ लो जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे
एक बहुत बड़ा, जैसे आप सोच रहे हो, चलो नीचे चलो, आप सोच रहे हो कि मुझे एक बहुत बड़ी स्काई स्क्रेपर खड़ी करनी है, बहुत बड़ी सारी स्काई स्क्रेपर खड़ी करनी है, 100 फ्लोर्स वाली स्काई स्क्रेपर खड़ी करनी है, लेकिन आपको काम कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? आपको पहले वहाँ की सॉइल को समझना पड़ेगा। यही है बीसी के, आपको वो बिजनेस वर्ल्ड के बारे में कुछ चीज़ें बता देता है, वो सॉइल को समझना पड़ेगा। फिर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे वो 100 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग खड़ी रहेगी, कैसे वो खड़ी रहेगी, उसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, और फिर आप काम कहाँ से स्टार्ट करते हो? फाउंडेशन से, उसके बिगिनिंग से। तो यही है, ये आपका ये जो फाउंडेशन लेवल है, अभी आपका बिगिनिंग स्टेज है, आपको यहां से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपकी विजन जरूर हो सकती है आपको, लेकिन काम आज से स्टार्ट करना पड़ेगा और एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। होता है ना अंडरग्राउंड में, वो ऐसे मतलब खोदते हैं पहले, उसमें वो स्टील व्हील के रॉड्स वगैरह लगाते हैं, फिर वो कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही आपको अभी अपने बेस पूरा क्लियर करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और धीरे धीरे उस पर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पहले सोचना तो पड़ेगा ना बड़ा। आप ऐसे ये बड़ा सोचोगे ही नहीं कि मुझे 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी ही नहीं है। आप सोच के चलोगे मुझे बस 1 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, बस ग्राउंड फ्लोर पे रहना है, बस उतना ही चाहिए, काफ़ी है मेरे लिए। तो आपका फाउंडेशन भी वीक होगा, आपका फाउंडेशन बहुत वीक होगा। तो आप बड़ा सोचो और काम एकदम बेस लेवल से स्टार्ट कर दो। अभी आपके पास एनर्जी भी है और बहुत मजा आएगा आपको। तो इसीलिए बीसीके का इतना इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं? इसीलिए बीसीके को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मैंने क्या बताया था, आप सीए क्या क्या कर सकते हो? आप जॉब कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कुछ भी करो, मुझे नहीं मतलब है आप क्या करो, लेकिन आप बड़ा सोचो, आप सोचो, उस पर मेहनत करो, जो होएगा देखेंगे। अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या खोने का डर है? कुछ खोने का डर नहीं है, आपको बस स्टार्ट करना है। जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आप कुछ भी करो। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, इसमें भी बिजनेस का एलिमेंट है, आपको बीसीके हमेशा काम आएगा, समझ रहे हैं? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयर के लिए ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसा करो, वैसा करो, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सब आप कैसे कर पाओगे? आपको पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस है क्या। तो इसके लिए और एक चीज सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने खास किया है, ताकि आप और अच्छे से समझो। मैंने आपको अकाउंट्स की क्लास में भी जो स्किल्स के बारे में मैं आपको बोलता रहता हूँ, तो हमने उसको डेवलप करने के लिए और मेहनत की है। हमने क्या किया, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है मेंटो करके, तो हमने क्या किया है, अपने स्टूडेंट्स को उसका सब्सक्रिप्शन दिया है। पहले मैं बता दूं कि मेंटो है क्या। ये मैं आपको कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि मेंटो है क्या, ताकि आपको भी मजा आए सुन के कि ऐसा क्या है जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। सिर्फ ऐसे मार्क्स आप मार्क्स आराम से ले आओगे, मार्क्स की आपको टेंशन ही नहीं है। आपको बड़ा कुछ करना है तो आज से आपको प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी, आज से आपको प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस लेके बैठ जाओ, नहीं, आपको बस सीखना है, आपको अपने स्किल्स बढ़ाने हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कि है क्या। तो एक कंपनी है अल्मा मैटर करके, तो इस कंपनी ने क्या किया, ये कुछ एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट ने स्टार्ट की थी। उसने क्या किया, उसने एक स्कूल के सामने, एक स्कूल था, एक स्कूल के सामने उसने क्या किया, एक दुकान खोली।
एक जो फिजिकल दुकान होती है वैसे एक दुकान खोली, एक शॉप खोला, वहाँ पे वो ये सब रखता था, जैसे पुलोवर्स होता है, जैकेट्स होता है, ये सब रखता था। अब एक दिन स्कूल से एक बच्चा आया, वो बोला आप मेरे लिए, उनकी दुकान जब स्टार्ट की थी बहुत ख़राब चल रही थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। तो एक बच्चा आया उनके पास, उसने बोला कि सुनो तुम मेरे लिए, मेरे स्कूल के नाम का लिखा हुआ पीछे से डायग्राम, मतलब स्कूल का लोगो लगा हुआ या स्कूल का नाम लिखा हुआ, ऐसा कुछ जैकेट डिज़ाइन कर सकते हो क्या? तो उन्होंने तो, उनको तो स्टार्ट करना था, उन्होंने हाँ बोला, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे। फिर ऐसे वो बच्चा लेके गया, ऐसे धीरे धीरे और बच्चे, जब उस बच्चे का देखा लोगों ने, उन्होंने और उससे पूछा कि तूने कहाँ से लाया? उसने बोला कि इससे मिला। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत लोग इसके पास अब आने लगे इस स्कूल के। फिर इनको लगा कि बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को चाहिए ऐसा चीज़ कि जो वो पहन के चल सकें और लोग उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकें, कोई इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ सकें। फिर उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल्सों में ऐसे एक्सपैंड कर दिया। इस बंदे ने एक बुक भी लिखी है, जो फाउंडर था, हाउ आई ब्रेव्ड अनु आंटी एंड co-founded $1 billion स्टार्टअप। तो इसका मतलब है कि कैसे मैं ऑड्स से फाइट करके, कितने सारे ऑड्स आ रहे थे उन सब को फाइट करके, कैसे बिजनेस को समझ पाके कि कहाँ, अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी दिखी तो बस उसे ग्रैब करो और उस पर काम करने लग जाओ, और रुका नहीं और थकना नहीं। तो बस इसी ने ये स्टार्ट किया, मेंटो। तो आपको मेंटो की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। इसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं आप बस ताकि आप डेवलप करो, बस उतना ही, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें। बस आपके लिए हम ये सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहे हैं, पेड सब्सक्रिप्शन आती है उसके, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम, देखो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये वेबसाइट खुल क्यों नहीं रहा? खुल रहा है, नेट से कुछ नेट में इशू है शायद। मेंटो, तो ये क्या है, इसमें मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो सच में बिजनेस समझ गए हैं, हाँ रे, सच में बिजनेस समझ रहे हैं और जिन्होंने सच में कुछ बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो उन सब से बोला जाता है कि आप, जो सब इनके हैं उनको बोला जाता है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ सिखाओ कि कैसे वो भी ऐसे डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे ये ओयो रूम्स का फाउंडर रितेश अग्रवाल, उन्होंने भी बहुत अच्छा लेक्चर दिया है इसमें, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री कर सकते हो, कैसे आप बिजनेस समझ सकते हो, कैसे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम सबको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं हमारे एंड से, ताकि आप समझ पाओ कि आपके पास बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, आपको बस समझना है। और ऐसा नहीं कि आप सीए कर रहे हो तो आप बंद गए उससे कि बस वही करना है। आपका समझ लो फिल्म्स में इंटरेस्ट है, आप सीए परस्यू करो, उसके साथ आप उतने टाइम में अपने स्किल्स बिल्डअप में लगा लो, ताकि जब आप सीए बन जाओ आप समझ पाओ, आपके पास एक डिग्री होगी, तो ताकि आपके सोसाइटी में जो भी आपको जो ताना वाना मारते हैं, क्योंकि एग्जिस्ट करता है इंडियन सोसाइटी में, तो आप एटलीस्ट उनसे तो हट ही गए, आप फिर खुद पे पूरा फोकस कर सकते हो। और इन द मीन वाइल आप ऑलरेडी वो स्किल्स बढ़ा रहे हो अपना, तो उस पर फोकस करो। तो इसीलिए आप इसमें देख सकते हो स्क्रीन राइटिंग, नॉवल राइटिंग, फिल्म प्रोडक्शन, फ्रीलांसिंग, फिल्म मेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, और भी बहुत सारे हैं। तो बस यही था हमारा सजेशन कि हम मेंटो का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो बस सीए को ऐसा नहीं समझें कि सीए बस पढ़ लिया तो बहुत कुछ कर रहे हैं।
आपको साथ में अपने आप को एक बहुत बड़ा विजन देना पड़ेगा, आपको खुद को रोज चैलेंज करना पड़ेगा, और ये हार्श ट्रूथ है। उसके लिए आप ताकि खुद को डेवलप करो, इसीलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन अपने स्टूडेंट्स को देने की सोची। तो आज हम एक पॉजिटिव नोट में इस क्लास को एंड करते हैं। हाँ सर, आज की क्लास हम एंड कर रहे हैं। आपने बहुत बड़े बड़े ख्याल दिखाए हैं हमें सर, तो ख्वाब बड़े बड़े देख रहे हैं सर। अब जाके हम प्लान आउट करेंगे कि हमें क्या करना है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अभी जो सोचो आपको ज़रूरी है वही करना है। आप अभी के लेवल से बस सोचना चालू कर दो, आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि आप सीए में बंद, अगर आपको सच में सीए में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इसमें और थोड़ी स्किल्स डेवलप करो, आप अच्छा से गो थ्रू करो, आप नए नए कॉन्सेप्ट्स जानो। आपको कभी लगता है कि हाँ मेरी मदद की ज़रूरत है या फिर विशाल सर की मदद की ज़रूरत है या कुछ भी, तो आप इजीली रीच आउट भी कर सकते हो, और हम लोग बहुत खुश होंगे आपको हेल्प करने में। तो इसी के साथ चलते हैं, आज की क्लास करते हैं, आज की क्लास ख़त्म। ओके, एक पेन सेलेक्ट करके आपको एक बढ़िया सा थैंक यू लिखते हैं। आपने आज बहुत बढ़िया गैलेक्सी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट। तो एक बहुत बढ़िया सा थैंक यू लिखते हैं आपके लिए। थैंक यू। और एक प्यारा सा हार्ट आपके लिए। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। कल थोड़ा और डीप डाइव इन करेंगे कि और क्या क्या हमें सीखने मिलने वाला है। तो कल तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आज तो मैंने बस आपको बताया कि लोगों ने कैसे किया है, अब हम आ जाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। बीसीके में ऐसे क्या क्या बताया गया है जो लोगों ने सच में यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको सारे के सारे स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, जो सब हमारे कॉन्सेप्ट में, मतलब हमारे सिलेबस में है, प्लस एडिशनल भी बताना चाहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, या अगर आपको मज़ा आ रहा है तो सच में डिस्कस करने में बहुत मज़ा आएगा मुझे भी। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को लेने वाले हैं कि सच में किस किस कंपनी ने क्या क्या अप्लाई करके देखा, और हम भी रियल वर्ल्ड में सच में हम भी खुद का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो कल का क्लास और ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होने वाला है, तो रेडी रहिएगा, बहुत 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 मज़ा आएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप बड़ा सोचिए और कुछ बड़ा करते हैं। चलिए।